हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट किए थे बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए रैंडम चैप्टर्स के हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर उठाने वाले हैं। तो सेकंड वीडियो में हम इसी तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। आप वही पैटर्न फॉलो करें कि क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, रोके देखें कि किस हद तक हम यहाँ पर इसे कंप्लीट कर सकते हैं और कौन कौन से चैप्टर्स में अभी हमें और काम करने की यहाँ पर जरूरत है। देख सकते हैं, पहला आपके पास में क्वेश्चन यहाँ पर एक एमसीक्यू गिवन है, जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहाँ पर रखा हुआ है जेड एक्सिस के ऊपर। आप डाइपोल आप जानते हैं, इक्वल अपोजिट चार्ज सेपरेट बाय अ स्मॉल डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट अ डाइपोल। तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेट किससे आ जाएगा यहाँ पर 2a से। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल एट अ डिस्टेंस z फ्रॉम द ओरिजिन इज Ez। मतलब ये यहाँ पर ऐसे बोल रहे हैं कि डाइपोल को कोइंसाइड कर रहा है z एक्सिस, मिड पॉइंट जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे यहाँ पर रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट डिस्टेंस z फ्रॉम द ओरिजिन इज Ez। अगर मैं इसको यहाँ z एक्सिस जैसा मान लूं तो इसी लाइन के अबाउट इसे एक्सियल की तरह कंसिडर कर लिया जाएगा। तो आपको पता है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ पर होती है माइनस से प्लस की तरफ, और अगर मैं इसे z एक्सिस की तरह यहाँ पर ले लेता हूं तो ये उसकी एक्सियल लाइन एक्सिस के अलोंग, और हमें पता है एक्सियल लाइन पे यहां से लेकर के z डिस्टेंस के ऊपर आपके डाइपोल का जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट है z एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, तो एक्सियल लाइन के अबाउट रिजल्ट आता है 2kp डिवाइडेड बाय यहाँ पर z का क्यूब। अगर r होता तो r का क्यूब और z है तो z का क्यूब। और इसी तरीके से ये डाइपोल का एक्सियल पॉइंट है, तो ये देख सकते हैं ये लाइन यहाँ पर इक्वेटोरियल है जो कि इसके बाइसेक्टर के अबाउट चल रही है। अब हमें पता है एक्सियल लाइन पे जो डाइपोल होता है वो एक तरीके से डाइपोल मोमेंट के अलोंग यहाँ पर होगा, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइपोल मोमेंट के अलोंग होगी, और इक्वेटोरियल लाइन पर वो एकदम उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, और वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज Ey। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड Ez थी और यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड Ey है जो कि y डिस्टेंस के ऊपर है। तो इक्वेटोरियल पे y डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा Kp अपॉन वाई क्यूब। तो ये यहाँ पर आया आपका Kp बाय वाई क्यूब। देखो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम ड्राइव करके आ चुके हैं, शॉर्ट डाइपोल के लिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसने कंडीशन दे रखी है कि z और y तो आपस में इक्वल है और वेरी वेरी ग्रेटर देन a है। तो z और y आपस में इक्वल है और a से कुछ बहुत ज्यादा है। तो 2kp अपॉन z क्यूब जो कि x पे है, और kp अपॉन y क्यूब जो यहाँ पर आपके y एक्सिस के अबाउट यहाँ पर है। तो एक्सियल पॉइंट पे 2 लगता है, एक्सियल पॉइंट का जो रिजल्ट यहाँ पर है इक्वेटोरियल से वो डबल यहाँ पर होगा, और इक्वेटोरियल वाला पॉइंट का जो रिजल्ट है kp बाय r क्यूब। अब इनका रेशियो यहाँ पर पूछा है, तो z एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड को y एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दीजिए। तो z में लिखा 2kp अपॉन z क्यूब, और यहां पर आपने क्या लिखा kp अपॉन y क्यूब, और z और y आपस में बराबर बराबर है तो काट के रख लो इसको। देखो z और y भी कैंसिल हो जाएंगे, kp भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पर 2। तो z और y की इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो 2 के बराबर है। आपके पास में ऑप्शन डी यहाँ। सेकंड क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नेटवर्क यहाँ पर गिवन है रेजिस्टेंसेस का। आपको कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन टर्मिनल ए एंड सी। मतलब वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। अब सबसे पहले ये जो नेटवर्क हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, आप क्वेश्चन में जो गिवन है, पहले ये कौन से चैप्टर से समझ ही आ गया होगा आपको, करंट इलेक्ट्रिसिटी से। और ये जो है आपके पास में इसे वापस सर्किट को रीड्रॉ यहाँ पर करते हैं, कुछ नाम रख लेते हैं। ये वाले पॉइंट का नाम ए है तो ये वाले पॉइंट का नाम भी क्या रहेगा ए, और ये वाला सी है तो ये भी सी। मतलब ये ए और सी मैंने पोटेंशियल यहाँ पर मान ली, तो ये अगर ए पोटेंशियल है तो ये वाला भी ए पोटेंशियल, और ये वाला सी है तो ये वाला पोटेंशियल भी सी, क्योंकि तार का पोटेंशियल जब तक कि कोई डिवाइस नहीं आ जाता तब तक हमें चेंज नहीं करना है। तो कंडक्टिंग वायर इज ऑलवेज एट द सेम पोटेंशियल। वैसे ही यहाँ पर इसका कुछ नाम रख लेते हैं, यहाँ डी। अब देखो डी क्यों रखा, क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया तो नाम चेंज कर दिए। यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ से यहाँ पे रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस आ रखा है तो इसका नाम रख लेते हैं यहाँ पर आपका कितना ई। तो ये ए हो गया, ये आपका ई हो गया, ये आपका डी हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर ये सी। अब कितने पोटेंशियल पॉइंट यहाँ पर है उनका कुछ नाम रख लेते हैं। तो देखो ये वाला पॉइंट आपका ए है, उसी तरीके से यहाँ वाला पॉइंट आपका यहाँ पर सी है, उसी तरीके से ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर डी है, और देखो ये एक पॉइंट आपका यहाँ पर ई है। चेक करते हैं, एंट्री ए पे थी, एग्जिट यहाँ पर सी पे था, बीच में दो पोटेंशियल पॉइंट डी और ई यहाँ पर थे। अब ए में और डी में एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आया, तो ए में और डी में एक रेजिस्टेंस आ चुका है, इसका नाम रख दिया है आर। और डी में और ई में देख सकते हो आप
डी और ई में एक रेजिस्टेंस और यहाँ पर आ गया, इसका नाम भी कितना है आर। मैं देखो कर ये रहा हूँ, मैंने 4 पॉइंट्स यहाँ पर मार्क कर लिए, जब तक डिवाइस नहीं आया तब तक चेंज नहीं किया, ए और ए, फिर डिवाइस आ गया तो डी, फिर देखो डिवाइस आ गया तो ई, फिर यहाँ पर डिवाइस आ गया तो सी। अब इन दोनों के बीच में यहाँ ए और डी में रेजिस्टेंस उठाया, लगा दिया, फिर ए में ई में चेक कर सकते हैं, मतलब डी में ई में, देखो डी और ई उठाया और डी और ई में लगा दिया, तो ये 2 हो चुके हैं। इसके बाद में ए में और ई में, तो ये ए और ई में ये एक रेजिस्टेंस अटैच कर दिया, तो ये ए में ई में आ गया, तो ये भी गया यहाँ पर। डी में और सी में ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया, तो डी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस यहाँ आया, और उसी तरीके से आपका ई और सी, ये रहा एक और रेजिस्टेंस है, ये और यहाँ पर आया आपके पास में आर, और ये यहाँ पर इस तरीके से आपने कनेक्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक यहाँ पर अरेंजमेंट तैयार हो गया। अब व्हीटस्टोन के अंदर भी यहाँ पर कैसा व्हीटस्टोन है ये भी चेक कर लेते हैं। हमने पढ़ा है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। अगर ऐसा कुछ आ जाए कि P बाय Q इक्वल टू R डिवाइडेड बाय S, दैट इज R अपॉन R, तो P बाई Q इक्वल टू R अपॉन S में R अपॉन R इक्वल टू में कितना आ गया, फिर R अपॉन R, तो R अपॉन R अपॉन R अपॉन R चेक कर सकते हैं। P बाई Q इक्वल टू R बाय S, तो P बाई Q इक्वल टू R बाय S में दोनों के रेशियो बराबर ही आ रहे हैं, तो ये तो पूरा R बाय R सब बराबर आ गया। तो यस, यहाँ पर ये व्हीटस्टोन तो है लेकिन बैलेंस व्हीटस्टोन है, तो ये आ गया आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में होता यहाँ पर क्या है, जैसे आप A से D गए तो जितना पोटेंशियल में यहाँ पे ड्रॉप आएगा उतना ही पोटेंशियल में यहाँ पर ड्रॉप आएगा, और ऐसा होने पे बीच वाले वायर में DE में कोई भी करंट आने वाला यहाँ पर नहीं है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन में यहां से यहां जितना ड्रॉप आ रहा है पोटेंशियल का, मतलब जितना पोटेंशियल यहां कम हुआ उतना ही पोटेंशियल यहां कम हुआ। अगर दोनों तरफ पोटेंशियल बराबर बराबर कम हो रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर दोनों का ही पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस व्हीटस्टोन की कंडीशन के अंदर इस बीच वाले वायर में से कोई भी करंट जाने वाला नहीं है। जितना ड्रॉप इधर उतना ही ड्रॉप इधर, दोनों का पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल में डिफरेंस ही नहीं है। पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा तो इसमें करंट नहीं चलेगा। तो हम सीधा एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि रिमूव कर दीजिए DE। यहाँ पर DE को आप हटा सकते हैं और सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। DE को हम यहाँ पर क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि इसमें जाने वाले करंट की वैल्यू एक बार के लिए मैं I लिख लेता हूँ और फिर लिख देता हूँ कि भाई I की वैल्यू यहाँ पर 0 है, क्योंकि पोटेंशियल D का और E का सेम है। अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन अगर ये रेशियो को मानता है तो ऐसा हम कुछ जानते हैं। सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। तो ये सर्किट आपने यहाँ पर फिर से रीड्रॉ किया, ये R R R और R, आप देख सकते हैं बीच वाले वायर को अगर हटा देंगे तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में R प्लस R को मैं यहाँ बना देता हूँ ऊपर की तरफ। तो ये R और R जो ऊपर की तरफ था ये आ गया आपका यहाँ पर 2R। उसी तरीके से R और R ये नीचे की तरफ जो यहाँ पे आ रहा है ये भी यहाँ पर आपके पास में कितना आया 2R। तो ऊपर वाला भी 2R है, देखो R प्लस R, और नीचे वाला भी 2R है, R प्लस R। अब 2R और 2R दोनों ही किसमें आ रहे हैं, पैरेलल में यहाँ पे आ गए। और 2R और 2R का पैरेलल सॉल्व करोगे तो कितना लिखोगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2R, जो कि 1/2R, तो दैट इज 2/2R। और काटने पे 1/R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू आपके पास में कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू R। तो ये आपके पास में R के बराबर आ गया। तो इस समय R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास में कितनी है, R। तो आपका आंसर यहाँ पर है R। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C, मैं ऊपर लिख देता हूँ R इक्विवेलेंट यहाँ पर R है। मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करिएगा। थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं आपके पास में यहाँ पर है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द एयर कोर इंडक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम 0.01 मिली हेनरी से आपने यहाँ पर उसे पहुंचा दिया 10 मिली हेनरी तक। तो मतलब आपके पास में सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है एक एयर कोर इंडक्टर का जो कि 0.01 मिली हेनरी से हमने 10 मिली हेनरी तक उसे पहुंचा दिया। ऐसा हमने परफॉर्म कैसे किया, बाय इंट्रोड्यूसिंग एन आयरन कोर इनटू इट। हमें यहाँ पर पहले ही पता है कि अगर आप मीडियम को यहाँ पर चेंज कर देते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस को यहाँ पर हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो आयरन कोर को इसमें इंट्रोड्यूस करके सेल्फ इंडक्टेंस को यहाँ पर आपने इंक्रीज कर लिया, तो आपको उसका उस मीडियम का जो आपने यहाँ पर प्लेस किया है उसका
म्यू आर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो रिलेटिव परमिबिलिटी, तो मैं बोलूंगा एक बार सेल्फ यहाँ पर ट्राई करें, बिल्कुल फॉर्मूला बेस यहाँ पर क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, कि किस तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस एयर कोर सोलेनोइड का अगर आपको लिखना हो, तो अगर मैं ऐसा लिखूं एयर कोर हो, तो सॉल्यूशन ले लेते हैं यहाँ पर। तो एयर कोर में एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर लेंथ, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। इस म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, और अगर हमने इसमें मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो सेल्फ इंडक्टेंस यहां पर आएगा आपके पास में म्यू एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर एल। तो ये म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल एयर के लिए, म्यू नॉट आपको पता है एयर के लिए परमिबिलिटी है, और ये यहाँ पर म्यू आप बोल सकते हैं मैग्नेटिक परमिबिलिटी। मतलब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एयर कोर सोलेनोइड जो था उसकी यहाँ पर वैल्यू गिवन थी 0.01 मिली हेनरी, और यहाँ पर उसमें जब मीडियम को इंट्रोड्यूस किया गया तो उससे उसकी परमिबिलिटी, मतलब आपने मीडियम को जब इंट्रोड्यूस करा तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ से यहाँ पहुंच गया, होना ही था वो तो मीडियम टाइम्स यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ एयर है तो म्यू नॉट, कोई मीडियम है तो म्यू एन स्क्वायर ए बाय एल। अब यहाँ पर हमें पहले पता है रिलेटिव परमिबिलिटी अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो अगर हमें यहाँ पर निकालना है कि रिलेटिव परमिबिलिटी निकले, तो रिलेटिव परमिबिलिटी होता है म्यू आर। अब म्यू आर कैन बी रिटन एज म्यू डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, म्यू नॉट। तो म्यू आर को यहाँ पर हम लिख सकते हैं म्यू अपॉन म्यू नॉट। अब म्यू अपॉन म्यू नॉट के केस में आप इन दोनों को डिवाइड लगा दीजिए। यहाँ अगर मैं पूरे को डिवाइड कर दूं, जैसे मैं इस पूरे रिलेशन की बात करता, तो या तो मैं इसको ऐसे ओपन कर लेता हूँ, ये हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाय एल। तो यहाँ हमें पता है कि म्यू कैन बी रिटन एज म्यू कैन बी म्यू नॉट म्यू आर, तो देखो म्यू को लिख दिया म्यू नॉट म्यू आर। और अब इन दोनों में इसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास में कितनी है, मीडियम पे 10 मिली हेनरी, तो ये तो है 10 मिली हेनरी, और यहाँ जब एयर था तो ये है 0.01 मिली हेनरी, तो ये आपका 10 मिली हेनरी, ये 0.01 मिली हेनरी, ये आपके एल डैश की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास में एल, तो एक एल डैश है और एक एल है। एल डैश की वैल्यू कितनी है, तो ये है, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए एल ए डिवाइड बाय एल अपॉन म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। इनसे इन सबको कैंसिल कर दो, एन स्क्वायर ए म्यू नॉट, ये जो बचेगा वो कितना बचेगा, म्यू आर। और व्हाट इज दिस, ये आपका यहाँ पर कितना है, पॉइंट, दैट इज 10 इंटू 10 की पावर -3 और डिवाइडेड बाय 0.01, तो 0.01 इंटू 10 की पावर -3 इज एक्चुअली म्यू आर। -3 कैंसिल हुआ, इसको सॉल्व कर दिया तो म्यू आर की वैल्यू 10 इंटू 100, तो ये आ गया आपके पास में 1000। तैयार करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं आपके पास में एक रेजिस्टेंस यहाँ पर गिवन है 50 ओम का। तो फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है 50 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है, इंडक्टर ऑफ 20 अपॉन पाई हेनरी। अब इंडक्टर जो यहाँ पर गिवन है वो 20 अपॉन पाई, इंडक्टर मतलब एल यहाँ पर गिवन है विच इज 20 डिवाइडेड बाय पाई हेनरी, और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यहाँ पर गिवन है 5 बाय पाई माइक्रो फेरेड। तो ये कुछ यहाँ पर डेटा आपके पास में गिवन है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब ये आप बता सकते हैं कि सारे के सारे सीरीज में यहाँ पर कनेक्ट कर दिए, मतलब रजिस्टर है, इंडक्टर है और कैपेसिटर यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर आप बना देता हूँ, आपके पास में एक तो इंडक्टर है, एक यहाँ पर कैपेसिटर है और एक रजिस्टर है। तो इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ वोल्टेज सोर्स ऑफ दिस। वोल्टेज सोर्स दे रखा हो, आपको दे रखा है कितना, 230 वोल्ट है। जब भी वोल्टेज लिखा हुआ हो तो हमेशा आरएमएस वोल्टेज ही होगा, अनलेस स्टेटेड कि ये यहाँ पर पीक वैल्यू है। तो ये आरएमएस वोल्टेज गिवन है 230 वोल्ट है, और आपके पास में फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पर कितनी है, 50 हर्ट्ज की यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, मतलब ये एक एसी सोर्स से कनेक्टेड है। तो चैप्टर समझ ही आ गया होगा कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, आपका ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी का यहाँ पर मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रेजिस्टेंस आपको गिवन है, इंडक्टेंस गिवन है, कैपेसिटेंस गिवन है, आरएमएस वोल्टेज 230 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवन है। फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, हमें सर्किट के इम्पीडेंस को कैलकुलेट करना है। अब हमें सर्किट का इम्पीडेंस निकालना है। इम्पीडेंस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LCR, मतलब इसने टोटल मिला के कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला आपको पता ही है, रूट में R² प्लस
XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो हाउ कैन वी फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट? इम्पीडेंस ऑफ सर्किट इज कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला, याद रखिएगा, तीनों सीरीज में और तीनों में फेज का डिफरेंस होता है, इसलिए आपका रिजल्टेंट मतलब जो यहाँ पर आपका इम्पीडेंस यहाँ पर है टोटल जो रेजिस्टेंस सर्किट का है जो LCR ने ऑफर किया है आपके AC सोर्स को विल बी रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड XL निकालना है। तो देखो XL की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ निकाल देता हूँ आपके लिए, तो ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर XL जो है वो यहाँ पर क्या आने वाला है, विच इज आपका L ओमेगा और L इंटू 2 पाई न्यू। L की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 20 अपॉन पाई इंटू 2 पाई इंटू न्यू यहाँ पर कितना है, फ्रीक्वेंसी 50 है, तो ये आ गया आपके पास में 50 और सॉल्व करो तो ये देखो कट जाएगा, ये हो गया 100 और ये 20, तो ये आ गया आपके पास में 2000 ओम। ये तो निकली XL की वैल्यू। इसी तरीके से XC निकालना है तो XC का फॉर्मूला 1/C ओमेगा होता है। अभी तो ये सब चीजें पढ़ रखी होंगी इसलिए डायरेक्ट भाई फॉर्मूला बेस, भाई डिटेलिंग में पढ़ेंगे तब चीजें का यहाँ पर अलग तरीके से। तो यहाँ आप डायरेक्ट C की वैल्यू यहाँ देख सकते हैं कितनी है आपकी कैपेसिटर की 5 पाई इंटू 10 की पावर -6 इंटू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली 50 हर्ट्ज। तो यहाँ से देखो फिर पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो गया और फिर आप यहाँ पर इसको फिर से पूरे को सॉल्व कर लें तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10 की पावर 6 है और ये हो गया आपके पास में 100। तो यहाँ और ऊपर की तरफ सॉल्व कर ले तो ये 2 0, तो ये आ गया कोई वापस से आपका यहाँ पर कितना 2000 तो XC की वैल्यू यहाँ पर आपके पास में आ रही है 2000, XL भी यहाँ पर कितना है 2000, तो XC भी 2000 है, XL भी यहाँ पर 2000 है। तो इम्पिडेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। इम्पिडेंस इज रूट में यहाँ पर कितना आने वाला है, R की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 50, तो ये हुआ यहाँ पर 50 का स्क्वायर प्लस XL मैंने कैलकुलेट करा 2000, तो ये हो गया आपके पास में 2000। XC भी यहाँ पर कितना है 2000, तो ये भी आ गया 2000 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे इम्पिडेंस की वैल्यू सर्किट में निकल के आ रही है आपके पास में कितनी 50 ओम। कट गया देख सकते हैं, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर 50 ओम है। हमें सर्किट के अंदर इम्पिडेंस ही पूछा था, मान लो इसने हमें एक और क्वेश्चन पूछ लिया होता कि RMS करंट बताओ। अब देखो करंट आप बताओ कैसे निकालते हैं। करंट निकालना है तो हमें पता है VRMS डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। देखो अकेला R होता तो मैं लिखता V/R, कैपेसिटर होता तो V/XC और इंडक्टर होता तो V/XL। अब इतना तो आपको आता होगा अभी शायद कि XL XC यहाँ पर एक तरीके से अपोजिशन की तरह यहाँ पर कंसिडर किए जा रहे हैं, जो कि इंडक्टर ने ऑफर किया और यहाँ पर आपके कैपेसिटर ने ऑफर किया। तो VRMS कैन बी, अब RMS वोल्टेज कैसे लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 230 डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज एक्चुअली 50, तो ये आ गया यहाँ पर कुल मिला के 23/5 एम्पियर। तो ये यहाँ पर 23/5 एम्पियर। अब इसमें RMS वैल्यू है, मान लो वो इसमें और क्वेश्चन जोड़ने की कोशिश करता कि यहाँ पर पीक वैल्यू निकाल दो, तो हमें ये भी पता है, मैं ये लिखता हूँ बीच में, तो I0 डिवाइडेड बाय √2, तो IRMS पता है। मान लो मुझे I0 निकालना होता तो मैं लिख देता √2 इंटू IRMS में निकाल चुका, मैं यहाँ पे पुट करके कैलकुलेट कर लूंगा। तो ये छोटी छोटी चीजें कैलकुलेट की जा सकती है। ये भी हमें पता है कि सर्किट इस समय रेजोनेंस के अंदर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा बिकम्स ओमेगा R, और उसने पूछा ही कि था बट एक साथ काफी सारी चीज दिख रही है तो लिख लेते हैं एक बार। तो ओमेगा R के बराबर आ गया। रेजोनेंस में आने से फायदा यहाँ पर ये होगा, यहाँ पता है रेजोनेंस कब आता है, जब XL XC के बराबर होता है और इम्पिडेंस की वैल्यू सर्किट में मिनिमम होती है जो कि R के बराबर होती है, और उस समय चलने वाले करंट की वैल्यू इस पूरे सर्किट के लिए मैक्सिमम यहाँ पर लिखी जाती है। अगर वो मुझे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछ लेता ओमेगा R, तो फिर मैं लिख देता 1/√, में यहाँ पर LC, L भी पता है, C भी पता है। ऐसी बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। तो मैं बोलूँगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एक छोटी सी बात कर रहा था, हमने काफी सारी और छोटी छोटी चीजें यहाँ पर कवर कर ली। क्वेश्चन आपके पास में मैं बोलूंगा सबसे पहले आप एक बार इसे वीडियो पॉज करें और खुद सेल्फ एक बार ट्राई करें और देखें यहाँ पर ये आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है और क्या बोलना चाह रहा है समझते हैं एक बार। कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मटेरियल्स के गिवन है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर मटेरियल की कैसे गिवन है कि रेड वाला जो यहाँ पर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 1.39 और ग्रीन जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44 और ब्लू जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47।
तीन लोगों के यहाँ पर तीन कलर दे रखे हैं और तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस गिवन है। आउट ऑफ द थ्री विच कलर विल इमर्ज आउट द फेस AC। हमें बताना है कि इस वाले फेस से इन तीनों में से कौन सा कलर यहाँ पर बाहर जा सकता है, और इसके बाद में जस्टिफाई करना है आपके आंसर को, बताना है क्या हुआ। यहाँ पर अगर आप प्रिज्म को ध्यान से देखें तो ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री आपने मेरे ख्याल से ट्राई एक बार कर लिया होगा। क्या कॉन्सेप्ट है, कौन सा चैप्टर है, समझ आ गया होगा कि ये आपका ऑप्टिक्स का यहाँ पर हिस्सा है और कॉन्सेप्ट जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक पहुंचेगा। प्रिज्म से कनेक्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ से जो लाइट सीधी आ रही है वो जो सीधा जाने वाला है, क्योंकि वो यहाँ तो अनडेविएटेड रहेगा, नॉर्मल के साथ आ गया तो आके इस इंटरफेस पे टकराएगा। उसी तरीके से ये भी इस इंटरफेस पे टकराएगा और ये भी इस इंटरफेस पे आके ऐसे टकराएगा। तो यहाँ पर ये इससे तो नो रिफ्रैक्शन और सीधा आकर के यहाँ टकरा रहे हैं। उसके बाद में ये यहाँ पर क्या है, नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है और ये भी यहाँ ऐसा नॉर्मल है और ये भी यहाँ ऐसा नॉर्मल है। तो ये तीनों यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, तो तीनों की नॉर्मल 90 डिग्री यहाँ पर बनाए और नॉर्मल ड्रॉप कर दिए। ये एंगल 90 है, ये 45 है, तो बचा हुआ ये एंगल कितना आ जाएगा 45। तो ये 45 90 45, ये कितना है, ये 90 है। अगर ये 45 और ये 90 है तो ये वाला एंगल यहाँ पर कितना आने वाला है, ये आएगा आपके पास में 45, तो ये वाला एंगल आ जाएगा 45। उसी तरीके से सारे एंगल अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब 45 डिग्री है, तो सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर सेम है। अब हमें चेक करना है कि कौन सी लाइट इस प्रिज्म के बाहर जा रही है, क्या कौन सी ग्रेस करेगी या इस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए फॉर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, हम तो TIR की कंडीशन ले लेते हैं फॉर TIR टू टेक प्लेस। तो TIR की कंडीशन यहाँ पर क्या है आप बता सकते हैं, तो सोचिए कि भाई TIR की कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो TIR की कंडीशन ये है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ये वाला एंगल है मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तो TIR की कंडीशन लेता हूँ डायरेक्टली। तो दैट I शुड बी ग्रेटर देन IC, क्या I को IC से यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए, बराबर भी ले सकते हो, बाकी देखते हैं आगे। अब I शुड बी ग्रेटर देन IC, दैट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर डिफाइनिंग फॉर दिस। इस वाले इंटरफेस के लिए, इस जगह के लिए जो क्रिटिकल एंगल यहाँ पर होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरफ साइन लगा दिए, ये हो गया साइन I इज ग्रेटर देन साइन IC। अब साइन I में I वो एंगल है जो यहाँ स्ट्राइक करता है, दैट इज 45, तो साइन 45 इज ग्रेटर देन साइन IC। तो साइन IC की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1/μ, साइन IC आ जाएगा 1/μ। तो ये आपने एक पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए अप्लाई कर दिया। बाहर अगर एयर है तो क्रिटिकल एंगल किसी भी डेंसर मीडियम में डिफाइन अगर करना होगा तो एयर अगर बाहर होता है तो साइन IC 1/μ, और अगर कोई मीडियम हो तो μr अपॉन यहाँ पर μ, दैट इज μr अपॉन μd। तो ये कंडीशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि फॉर TIR टू टेक प्लेस I शुड बी ग्रेटर देन IC, साइन I शुड बी ग्रेटर देन साइन IC। साइन 45 दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो 45 ही था तो लिखा 45 इज ग्रेटर देन साइन IC, तो ये लिख दिया साइन IC। साइन 45 को आप क्या लिखते हैं 1/√2, 1/√2 इज ग्रेटर देन वो साइन IC which is 1/μ। तो 1/√2 इज ग्रेटर देन 1/μ, म्यू इधर शिफ्ट कर लिया तो ये यहाँ पर लिखा म्यू इज ग्रेटर देन √2। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पर किससे ज्यादा है, √2 से यहाँ पर ज्यादा होनी चाहिए। जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 के बराबर है या √2 से ज्यादा है, अगर बराबर है तो ग्रेजिंग होगी और उससे ज्यादा है तो TIR होने वाला है। और √2 की वैल्यू यहाँ पर होती क्या है, दैट इज 1.414। तो 1.414 ये यहाँ पर इससे ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। तो जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 से ज्यादा हुआ उसमें यहाँ पर क्या होने वाला है TIR, तो देख सकते हैं 1.414 से ज्यादा है, ये देखो ये है आपका 1.39, 1.414 से यहाँ पर कम है। तो TIR होने के लिए इससे ज्यादा होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो इससे 1.414 से छोटा है, तो इसका मीनिंग यहाँ पर ये हुआ कि इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला। तो यहाँ से लाइट आएगी और इस तरीके से बाहर की तरफ चली जाएगी, मतलब इसमें होगा रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे आया लाइट, इसमें आया रिफ्रैक्शन। दूसरे वाले में चेक करते हैं,
1.44 1.44 1.414 से यहाँ पर बड़ा है। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्रीन वाला यहाँ पर है वो इस मीडियम में जो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन आ रही थी TIR के लिए, दैट इज म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1.414, उससे ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल उससे ज्यादा है। तो ग्रीन वाली लाइट में यहाँ पर आपके पास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हमने वही कंडीशन बनाई है कि जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से ज्यादा है उसमें TIR होगा, और जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से कम है देखो वहां पर रिफ्रैक्शन लाइट बाहर चलेगी, और √2 के बराबर होता तो ये ग्रीज करना शुरू कर देता। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन थी। और तीसरा ब्लू लाइट में आप देख सकते हैं 1.414 भी इससे यहाँ ज्यादा है, तो यहाँ पर भी आपका जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर होने वाला है। तो कंडीशन फिर से एक बार तेजी से बोल देता हूँ। इसमें बोल रहे थे कि कौन सी लाइट जो है वो TIR एक्सपीरियंस करेगी, ग्रेजिंग होगी या टोटली रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्रैक्शन होगा, वो लाइट के पाथ को ट्रेस करना था। हमने कंडीशन लगाई फॉर द TIR टू टेक प्लेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, आई शुड बी ग्रेटर देन IC, आई वो जो जिस पे एंगल आकर टकराया, ज्योमेट्री से 45 डिग्री हमने कैलकुलेट कर लिया, sin 45 शुड बी ग्रेटर देन sin IC, sin IC इज 1/μ, तो ये लिखा 1/μ इज 1/√2 से ज्यादा यहाँ पर होना चाहिए। तो देखो ये 1/√2 क्यों आ गया, sin 45 को सॉल्व करा तो म्यू उधर √2 उधर, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन √2। अगर किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से ज्यादा है तो उसमें यहाँ पर आपके पास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर होंगे, और कम है तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन होगा, और अगर √2 के बराबर होता तो ग्रेजिंग यहाँ होती। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करिए। ये क्वेश्चन 6 यहाँ पर आपके पास में MCQ है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है समझते हैं। आपसे पूछ रहा है कि व्हेन फॉरवर्ड बाइसिंग इज अप्लाइड टू PN जंक्शन, तो PN जंक्शन पे जब फॉरवर्ड बाइसिंग अप्लाई करते हैं तो चैप्टर समझ ही आ गया होगा, सेमीकंडक्टर का यहाँ पर क्वेश्चन है। रेजेस द पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर को यहाँ पर बढ़ाता है घटाता है, मतलब रिड्यूसेस द मेजॉरिटी कैरियर करंट टू 0, मेजॉरिटी के करंट को यहाँ पर कम करता है। लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर को रिड्यूस करता है, या फिर नन ऑफ दिस। हमें यहाँ पर पहले ही पता है कि ये आपका यहाँ पर डायोड है, और डायोड में ये वाला P साइड है, ये N साइड है, और जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग यहाँ पर करते हैं तो P को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव से, और N को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं नेगेटिव से। ये पॉजिटिव है तो यहाँ ये प्लस बना लिए समझने के लिए, यहाँ ये माइनस बना लिए, और प्लस से माइनस यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है अब बाहर की तरफ जो है। और हमें पहले ही पता है अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर यहाँ पर होता था। जब डायोड यहाँ पर बनता है तो उसमें अंदर की तरफ एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का बैरियर डेवलप होता है जो N से P की तरफ था। तो पोटेंशियल बैरियर N से P की तरफ है, और अप्लाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो P से N की तरफ है। जब बाहर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे या फॉरवर्ड बाइसिंग को बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे तो लगातार आपका पोटेंशियल का बैरियर, जो अंदर का पोटेंशियल बैरियर है वो घटता चला जाएगा। तो इसके बढ़ने से अंदर वाला पोटेंशियल लगातार कम होता चला जाएगा। तो ये पोटेंशियल का बैरियर, जैसा मान लो कि N का पोटेंशियल ज्यादा है और P साइड का पोटेंशियल कम है, तो जैसे जैसे आप फॉरवर्ड बाइसिंग को बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल बैरियर घटता चला जाएगा और पोटेंशियल हाइट कम होती चली जाएगी, और एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे एक पर्टिकुलर वैल्यू पे डायोड यहाँ कंडक्ट करेंगे। तो इन सारे ऑप्शन में समझ ही आ गया होगा आपको, लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, आपका पोटेंशियल बैरियर यहाँ पर कम हो जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास में यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6। ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे रखी है हाइड्रोजन की -13.6। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। हमें पता है कि टोटल एनर्जी यहाँ पर आपको गिवन है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी अगर पूछ रहे हो ऑप्शन आपके पास में समझ ही आ गया होगा। देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। जितना यहाँ पर टोटल एनर्जी है उसका नेगेटिव ही काइनेटिक है, तो माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑन सॉल्विंग इट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका आंसर यहाँ पर आया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछ लेता कि पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पर क्या होगी तो हम बोलते कि जो भी टोटल एनर्जी है उसका डबल यहाँ पर होना चाहिए था। तो यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स ऑफ माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज माइनस का यहाँ पर 27.2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 दैट इज 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी -27.2 यहाँ पर इस तरीके से पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 8 यहाँ पर है। देखिए यहाँ क्वेश्चन ये है कि आपके पास में 2 सर्किट गिवन है, आपका सर्किट 1 और सर्किट 2। क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा है फाइंड करना है आपको करंट इन द सर्किट। तो आपको यहाँ पर सर्किट में करंट निकालना है, आप भी ट्राई कर सकते हैं।
देखिए, ये तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, इसी पे मैं हम आने वाले टाइम में कुछ पर्टिकुलर 2 से 3 वीडियो के बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेके आऊंगा। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ये क्या है कि सर्किट में अगर करंट निकालना है तो हमें बाइसिंग चेक करनी पड़ेगी कि किसमें कौन सी बाइसिंग यहाँ पर है। बाइसिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम ये देख चुके हैं पहले ही कि अगर आपके पास में ये पी साइड है और ये एन साइड है, अगर पी साइड को आपने यहाँ पर पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा और एन साइड को आपने नेगेटिव से कनेक्ट करा हो, तो पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव, तो ये माना जाता है फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस में आइडियल केस में ऐसा माना जाएगा कि डायोड जो है वो कंडक्ट करता है। और अगर यहाँ पर मैंने ऐसा लिया है कि ये वाला P जो है और ये वाला आपका N है, P को कनेक्ट कर दिया है नेगेटिव से और N को यहाँ हाई पोटेंशियल से, P नेगेटिव N पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये रिवर्स बाइस एंड रिवर्स बाइसिंग में इट विल ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में जीरो रेजिस्टेंस और रिवर्स बाइसिंग में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में जैसा इनपुट वैसा आउटपुट और रिवर्स बाइसिंग में कोई भी करंट आपको मिलने वाला नहीं है। तो बाइसिंग चेक यहाँ पर करनी है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्लस माइनस, तो यहाँ पर ये वाला प्लस हो गया, ये एकदम प्लस है तो इसके रिलेटिव बाकी सब कम ही माना जाएगा, तो ये यहाँ पर माइनस है, ये एकदम माइनस है। आप चेक करो, ये वाला P है तो P को पॉजिटिव, और यहाँ पे अगर कोई भी पोटेंशियल होगा तो ये आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल यहाँ पर कुछ इससे कम ही आने वाला है, क्योंकि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाने वाला है, कुछ डिवाइस भी लग रखा है। तो आप बोल सकते हैं P को पॉजिटिव और ये वाली जो साइड है N, ये इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पर नेगेटिव से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ नेगेटिव है, वो एकदम लो है, उसके रिलेटिव यहाँ वाले को अगर मुझे पोटेंशियल देना, देखो ये एकदम हाई, ये एकदम लो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस को यहाँ पर गिन सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अगर ऐसे लेना पड़े तो यहाँ इसके रिलेटिव ये माइनस और उसके रिलेटिव ये वाला प्लस, तो आप देख सकते हैं ये प्लस है और ये वाला आपका माइनस है और ये वाला उसके रिलेटिव ये प्लस है और ये इसके रिलेटिव माइनस। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करेगा। तो प्लस P को पॉजिटिव, N को नेगेटिव, फिर आप देख सकते हैं यहाँ P को पॉजिटिव और आपके N को नेगेटिव, उसके रिलेटिव लिखा है ये। तो आप बोल सकते हैं ये वाला डायोड कौन सा हुआ, फॉरवर्ड बाइस, और ये वाला डायोड भी कौन सा हुआ, फॉरवर्ड बाइस। तो दोनों ही डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस है, P पॉजिटिव N नेगेटिव, P पॉजिटिव N नेगेटिव। फॉरवर्ड बाइस में डायोड क्या करता है, कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, आइडियल केस में होता तो कुछ गिन लेते, तो इसका मतलब जो भी जैसा भी है वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, तो कोई अपोजिशन नहीं है। ऐसा होने पे सर्किट के रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो V डिवाइड बाय R से आपको करंट मिल जाएगा। वोल्टेज यहाँ पर आपके पास में कितनी है, 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना आ गया 20, 2/20 1/10 दैट इज 0.1 एम्पियर। तो ये पहले सर्किट का यहाँ पर आंसर है। सेकंड वाले में आप देख सकते हैं ये कनेक्ट कर दिया है P को पॉजिटिव और ये रहा N को नेगेटिव, फिर ये N को पॉजिटिव और यहाँ पर देखो P वाले को किससे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव। मैंने वैसे लिखा है, इसके ये सबसे ज्यादा पोटेंशियल, ये सबसे कम पोटेंशियल, P ये देखो पॉजिटिव से कनेक्ट करा। आप इस तरफ आप कुछ भी कनेक्ट कर लोगे तो ये उसके रिलेटिव लो पोटेंशियल, ये नेगेटिव है। और फिर आप इसके आगे हैं तो यहाँ कुछ भी होगा तो उससे ज्यादा ही माना जाएगा, तो यहाँ पर ये हाई पोटेंशियल माना जाएगा इसके रिलेटिव, तो ये प्लस आ गया। और आप देख सकते हैं इसको क्रॉस करने पे यहाँ पर ये हमेशा, या उधर भी देख सकते हैं, वो समझने के लिए लिखा है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ पर है क्या। देखो यहाँ पर एकदम प्लस है, यहाँ एकदम माइनस है, वो एकदम प्लस यहाँ एकदम माइनस यहाँ, मैंने समझने के लिए लिया कि कोई कंफ्यूजन ना बने। तो आप देखो ये एकदम प्लस, ये एकदम हाई पोटेंशियल और ये सर्किट को क्लोज करने पे ये इसका लो पोटेंशियल, तो P को पॉजिटिव और N को नेगेटिव। फिर देखो यहाँ P को पॉजिटिव और यहाँ N को नेगेटिव। बस समझने के लिए मैंने यहाँ पर माइनस प्लस बना दिया जिससे कि आपको थोड़ी क्लैरिटी रहे। तो आप देख सकते हैं P पॉजिटिव, यहाँ पर N जो है वो नेगेटिव, ये आपका आ गया फॉरवर्ड बाइस, और वैसे आपका यहाँ पर N को पॉजिटिव और P वाले को नेगेटिव, दैट इज रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस में डायोड कंडक्ट करता है, रिवर्स बाइसिंग में कोई कंडक्शन यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो आप देख सकते हैं रिवर्स बाइसिंग में ये वाला सर्किट ऐसा एक्ट कर रहा है, समझने के लिए अगर मैं बनाऊं जैसे कि ओपन सर्किट हो, तो ये तो क्लोज सर्किट है, जहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है। और सर्किट ही अगर ओपन है तो करंट आपके सर्किट में मिलने वाला नहीं है, इसका मतलब सेकंड वाले केस में कोई करंट नहीं आएगा। तो मैंने पहले जो एक्सप्लेनेशन दिया था समझने के लिए, इजी करने के लिए, बाकी ये एकदम हाई पोटेंशियल और यहाँ रेजिस्टेंस आ गया तो ये उसके रिलेटिव लो पोटेंशियल। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास में यहाँ पर गिवन है, आपके पास में इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन के अंदर। ये दो पैरेलल रेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये पैरेलल रेल्स जो है इनमें किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर एक वायर आप देख रहे होंगे RS जो कि मूवेबल यहाँ पर है, और वो भी वेलोसिटी से यहाँ पर आगे की तरफ लगातार बढ़ रहा है।
तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ईएमएफ इंड्यूस बताना है इस वाले वायर के अबाउट, जो कि इस तरीके से यहाँ चल सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स बतानी है कितनी यहाँ पर आपको चाहिए, रिक्वायर्ड क्या है, और पावर यहाँ पर कितना एज अ हीट के फॉर्म में यहाँ पर लॉस यहाँ पर हो गया है। तो क्वेश्चन यहाँ इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रेक्टेंगुलर फ्रेम जैसा भी लूप जैसा ही मान सकते हैं, ये दो पैरेलल रेल्स यहाँ पर हैं, और आप बोल सकते हैं इसमें पूरे फ्रेम जैसा अगर मानते हैं तो इसमें आरएस वाला जो ये वायर का हिस्सा है ये लगातार ऐसे आगे बढ़ रहा है v वेलोसिटी से। आपसे यहाँ पर पूछा है कि ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर क्या है, एंड पावर डिसिपेटेड एज हीट के फॉर्म में कितना पावर लॉस यहाँ पर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सोल्यूशन यहाँ पर आपके पास में जब जैसे ही आप इस रॉड को यहाँ से आगे चलाना शुरू करेंगे, तो रॉड यहाँ से जब चलनी शुरू होगी तो लगातार आप देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रही है। देख सकते हैं यहाँ से रॉड जो है, खुद भी ट्राई कर सकते हैं, तो ये यहाँ से जैसे आगे बढ़ा तो इसमें इनवर्ड फ्लक्स यहाँ पर बढ़ रहा है, कारण है इसका एरिया बढ़ रहा है। तो एरिया के इंक्रीज करने पर इसमें इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, बट इनवर्ड फ्लक्स यहाँ पर बढ़ रहा है। और हमने ऐसा पढ़ा है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से, मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है विच इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो किसके बराबर है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के रेट के बराबर है। तो E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, दैट इज द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस इज सच दैट इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये लिखा आपने D अपॉन डी टी। अब फ्लक्स को आप यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं किसी समय पर ये x दूरी मान लेते हैं कि ये x पे रहा होगा, तो फ्लक्स जो है वो कैसे लिख सकते हैं, फ्लक्स लिखेंगे इंटेंसिटी इनटू एरिया। आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर मान लो, एरिया भी ऐसे अंदर मान लो, तो ये बी ए cos 0 कर देते हैं। अब बी एरिया यहाँ पर कितना है, L इंटू एक्स, तो देखो ये लिखा BLX। तो यहाँ किया मैंने क्या, मान लिया मैंने ये किसी डिस्टेंस पे, तब ये x पे रहा होगा, तो इसका जो ये एरिया है ये रहा होगा LX, L इंटू एक्स, तो ये आया LX। मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है B, तो फ्लक्स का फॉर्मूला B और एरिया को लिखा LX, तो ये फ्लक्स की वैल्यू उठाई इसमें पुट कर देंगे, तो ये आएगा आपके पास में BLX। तो EMF इंड्यूस इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, फाई की वैल्यू B, और आपके पास में एरिया कितना आ जाएगा LX BLX। इसमें से B कॉमन आ जाएगा बाहर, L भी आ गया बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, और अंदर कितना रह जाएगा dx by dt। फैराडे लॉ दैट इज रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज द इंड्यूस ईएमएफ। इसमें बनने वाला जो सेल है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के रेट के यहाँ पर बराबर है। तो ये हो गया आपके पास में BL। और लो भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता गया, आप खुद ही सोचो, डिस्टेंस अपॉन टाइम आपके पास में वेलोसिटी है, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ कि dx by dt इज एक्चुअली अ वेलोसिटी। जैसे कि अगर आप देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम जैसा कुछ बन के आ रहा है, तो ये यहाँ पर वेलोसिटी, तो ये E इक्वल टू BLV, B मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपके पास में जो बोर्ड के अंदर मान लेते हैं, B मान लेते हैं, L इस रॉड की लेंथ यहाँ पर हो गई है L, और V वेलोसिटी जिससे ये यहाँ पर चल रहा है, और इसी को यहाँ पर नाम से जानते हैं हम, किसी रॉड में चलने की वजह से जो EMF आता है दैट इज मोशनल EMF। तो ये आपका यहाँ कुछ मोशनल EMF है, तो यहाँ पे ये मोशनल EMF जैसा यहाँ पर आ गया। अब आप यहाँ पर और क्या देख सकते हैं, EMF तो निकाल ही चुके हैं, हमें फोर्स पूछ रहे हैं, फोर्स रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक द आर्म रॉड मूव। इस रॉड को चलाने के लिए बाहर फोर्स लगानी पड़ेगी, बिना फोर्स के कैसे चलेगा, तो आप फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट करते हैं, तो रॉड पर फोर्स जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए वेलोसिटी कांस्टेंट रखें तब, तो दैट एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेटिक फोर्स ये रॉड यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहा है, तो जितनी आपको बाहर इसे चलाने में एक्सटर्नल फोर्स लगानी है उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर डेवलप होगी करंट के आने की वजह से। जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप सिंपल यहाँ पर बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और उससे इसमें EMF यहाँ पर इंड्यूस होगा, जो कि फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स BLX, BL बाहर आ गया, dx by dt दैट इज BLV। और यहाँ पर आप बोल सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है, तो मैग्नेटिक फोर्स को आप क्या लिखेंगे, BI, और लेंथ कितना आ जाएगा L। तो मैग्नेटिक फोर्स जो किसी भी करंट कैरिंग वायर पे लग सकता है वो है BI। अब करंट को मैं यहाँ पर कैसे लिख सकता हूँ, तो करंट को हम लिख सकते हैं भाई, देख सकते हैं E डिवाइडेड बाय यहाँ पर R, V बाय R होता है करंट, तो आपके पास में E बाय R यहाँ पर आया। अब EMF मैं पहले ही निकाल चुका, ये रहा BLV, तो ये आया आपके पास में करंट BLV डिवाइडेड बाय यहाँ पर R, दैट इज द करंट इन दी वायर। ये वायर में आने वाले करंट की वैल्यू निकाल ली आपने,
पहले फ्लक्स का चेंज निकाला, उसके रेट निकाली, रेट से ईएमएफ आया, ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर, दैट इज द करंट फ्लोन इन द वायर। तो बी की जगह लिख दिया बी, और आई की जगह क्या लिख दिया है, बी एल वी डिवाइडेड बाय आर इंटू एल, और ये यहाँ पर कितना आ गया, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, एल इंटू एल, एल स्क्वायर, और v डिवाइडेड बाय आर। तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, ये आपकी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर है, और वो उसी के बराबर है एक्सटर्नल फोर्स जितना कि मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर होगा। अब आप बताओ, जब ये यहाँ से इस वायर को आप आगे चलाओगे, खुद सोचिए, जब ये आगे चलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस निकलता है रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैंने यहाँ देख लिया, किसी समय पे कैलकुलेट कर लिया। ईएमएफ इंड्यूस जो यहाँ पर हुआ डिवाइडेड बाय आर, बैटरी बनेगी, और डिवाइड बाय आर करने से करंट आएगा। अब जब वायर में चलेगा करंट, तो करंट कैरिंग वायर यहाँ पर जो है इसमें करंट लगातार जा रहा है। अब इसमें करंट लगातार घूमेगा, तो कोई डिवाइस तो है नहीं जिससे हम इसको स्टोर कर रहे हो, तो वायर में करंट चलता रहेगा, तो हीट बननी चाहिए। तो हीट को यहाँ पर आपको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब पावर लॉस निकालना है, तो मैं ऐसा एक फॉर्मूला पावर के लिए लिख देता हूँ, आई स्क्वायर और कैपिटल आर, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, क्योंकि आर मान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप बताओ कि पावर को कैसे लिखेंगे, आई स्क्वायर आर, या फिर जो मैकेनिकल पावर खर्च चुकी है वो एफ डॉट वी, बट मैं करंट से निकाल लेता हूँ, करंट की वैल्यू हमने शायद निकाल रखी है यहाँ कहीं पे, वो रही, तो बी एल वी का, बी एल वी अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर। खुद ही समझना है कि जब ये चलेगा तो इसमें करंट बनेगा, करंट लगातार वायर में दौड़ेगा, स्टोर तो हो नहीं रहा, चलता जाएगा, वायर गर्म होगा, जब वायर गर्म होगा तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, और वो हीट यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, किसी वायर में आई स्क्वायर आर। तो फॉर्मूला आपके पास में बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर, आर से आर कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर ये वो पावर है जो हीट के फॉर्म में लॉस हो गई, और यही असल में मैकेनिकल पावर है जो यहाँ पर आपने इसे खर्च किया होगा, इसको, इस रॉड को यहाँ से आगे चलाने पे, जो कि आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, एक बार खुद ट्राई करिएगा, एफ डॉट वी, दैट इज मैकेनिकल पावर इन्वॉल्व। बोलूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेरिवेशन का पार्ट भी आप मान सकते हैं, तो ये यहाँ पर हमें तैयार करना चाहिए।